तो हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 12 का न्यूमेरिकल, उसके न्यूमेरिकल का सलूशन करेंगे। तो देखिएगा, इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और इस लेसन के जितने इसका जो थ्योरी है और जो न्यूमेरिकल्स है, इन सारे वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो लेसन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इससे 1 या 2 क्वेश्चन हर साल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स को। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, कह रहा है कि बंद कमरे में एक विद्युत पंखा चलाया जाता है, कमरे की वायु क्या होगी? ठंडी होती है, गर्म होती है, अपना तापमान बनाए रखती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पहला सवाल क्या कर रहा है कि जैसे एक कमरा है, ठीक है, और इस कमरे में एक पंखा चल रहा है, ठीक है, इस कमरे में एक पंखा चल रहा है। तो भाई पंखा चलेगा तो पूछ रहे इस कमरे की वायु क्या होगी? ठंडी होगी, गर्म होगी या अपनी ताप को बनाए रखेगी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्या होता है कि जब ये पंखा चलता है तो ये जो बाहर की वायु है वो क्या है? गर्म है। क्या है? ये सब गर्म है। और ये जब पंखा चलेगा तो इसको तो क्या करेगा? पंखा जब चलेगा तो क्या करेगा? इस रूम को ठंडा करेगा। मतलब भाई पंखा चलाते हैं गर्मियों में किस लिए? कि थोड़ी गर्मी कम लगे। लेकिन जो पढ़े हैं उष्मा क्या होती है? उच्च से निम्न की तरफ चलती है। तो इसके बाहर क्या है? गर्म हवा है, तो ये चलेगी किधर? इसके निम्न की तरफ। तो ये क्या करेगी? इस रूम के जो वायु है उसको क्या कर देगी? गर्म कर देगी। क्या कर देगी? गर्म कर देगी। ठीक है, जैसे आप लोग गर्मियों के दिनों में देखे होंगे कि जो पंखा चलता है तो पंखा चलने के बावजूद भी क्या होता है? बहुत गर्मी होती है। ऐसे कहते हैं ना कि बहुत ही हीट फेंक रहा है, यानी बहुत ही हीट हवा दे रहा है। तो क्या होता है, वही बाहर की जो वायु होती है वो गर्म होती है, और जो पंखा चलता है तो जो गर्म वायु है वो निम्न, अब इधर जो है थोड़ा निम्न ताप होगा, निम्न उष्मा होगा। तो उष्मा क्या करेगी? उच्च उष्मा से निम्न की तरफ पड़ेगी। तो इधर की जो कमरे की वायु होगी वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो पहले का ऑप्शन नंबर कौन सा मार देंगे आप? ऑप्शन नंबर बी, गर्म हो जाती है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? अरे सॉरी, बी क्या है? करेक्ट है। इतनी बात सबको समझ में आई है। चलिए दूसरा देखिए, ये ऑप्शनल था, पहला ऑप्शनल था। आप बस याद कर लीजिए कि जब कमरे में पंखा चलाते हैं तो कमरे का जो टेम्परेचर है वो, यानी जो वायु है वो गर्म हो जाती है। ऐसे ही फ्रिज की भी आती है कि फ्रिज को गर्म दरवाजा उसको खोल के या छोड़ दे तो कमरे का टेम्परेचर कैसा होगा? तो उसमें भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक ना। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा कि बर्फ का कितना भाग बर्फ ही बना रहेगा? बर्फ का कितना भाग बर्फ ही बना रहेगा यदि -10 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ तथा 60 डिग्री सेल्सियस पर पानी के समान द्रव्यमान को मिलाया जाए? बर्फ की विशिष्ट उष्मा 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम लीजिए। यानी जो बर्फ की विशिष्ट उष्मा है, बर्फ की विशिष्ट उष्मा, उसे कितना लेना है? 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। यही है ना? ठीक। तो देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक बर्फ है जिसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस, और जल है, ठीक है, और क्या है? जल है जिसका टेम्परेचर कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस। और कह रहा है कि बर्फ का कितना भाग बर्फ ही बना रहेगा? बर्फ ही बना रहेगा मतलब भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बर्फ न रहेगा। मान लीजिए इस 0 डिग्री सेल्सियस पे इस जल और बर्फ को मिला दिए हैं, तो कह रहा है कि बर्फ का कितना भाग बर्फ ही बना रहेगा जब -10 डिग्री सेल्सियस का बर्फ है एक और 60 डिग्री सेल्सियस का जल है, दोनों का द्रव्यमान क्या है? समान है। तो कब तक कितना भाग उसका बर्फ ही बना रहेगा? तो निकाल लेते भाई कितना पिघलेगा, और जितना पिघलेगा उसको एक में से माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वहीं बच जाएगा, क्या कि अभी बर्फ ही रहेगा। तो निकाल लेते हैं कितना पिघलेगा। तो चलिए देखिए, ये जो बर्फ है इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे जाने के लिए, ठीक है, मान लीजिए जो जल है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, कि कब आएगा? कितनी उष्मा रिलीज करेगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। तो कैसे निकालेंगे? तो जल द्वारा दी गई उष्मा कितनी होगी भाई? दी गई उष्मा कितनी होगी? ms डेल्टा टी से ही निकाल लीजिए। m s का मान 1 और डेल्टा टी भाई 60 से 0 पे आ रहा है ना, तो 60 - 0 बराबर कितना हो जाएगा? 60 m। कितना हो जाएगा? 60 m। और ये जो क्या है? बर्फ है, इसको 0 डिग्री सेल्सियस जाने के लिए कितना उष्मा देना पड़ेगा? यानी बर्फ को
या बर्फ द्वारा ली गई उष्मा लिख लेते हैं, बर्फ द्वारा ली गई उष्मा, यानी इसको उष्मा देंगे तो ये उष्मा लेगा ना, तो ली गई उष्मा कितना होगा ms डेल्टा टी से, ms डेल्टा टी से कितना हो जाएगा m, s का मान कितना है इसका, बर्फ की विशिष्ट उष्मा देखिए 0.5 अगुरे टी, 0 से 10 से 0 दिया जा रहा है मतलब 10, ठीक ना, कितना हो जाएगा 5m। तो जो बर्फ द्वारा ली गई उष्मा है वो कितना है 5m कैलोरी, और ये 60m कैलोरी। तो देखिए जो बर्फ है ये तो 0 डिग्री सेल्सियस तक जाने में ही कितनी उष्मा ले लिया 5। अब ये जो जल है ये 0 डिग्री सेल्सियस ये कितना उष्मा दे रहा है, इसको 60 दे रहा है। देखिए तो इसको उष्मा कितना मिलेगा, जो बर्फ है उसको उष्मा कितना मिलेगा, बर्फ को उष्मा कितना मिलेगा, बर्फ को मिला उष्मा मिला उष्मा कितना उसको उष्मा मिलेगी भाई, तो 60 माइनस 5, क्योंकि ये जो 5 तो बर्फ खुद ले रहा है 0 से 10 से माइनस 0 पे जाने में, फिर ये जो दे रहा है 60 तो उसको क्या कर देंगे माइनस, यानी इतना डिग्री सेल्सियस, अरे इतना डिग्री का जो उष्मा है, इतना कैलोरी की जो उष्मा है, अब ये क्या करेगी बर्फ को मेल्ट करेगी, क्योंकि जो 60 में से भाई ये जल को और इसको मिला रहे हैं, इसका माइनस 10 डिग्री सेल्सियस है और इसका 60 डिग्री सेल्सियस है, दोनों को मिलाए हैं तो 5 डिग्री सेल्सियस 5 कैलोरी उष्मा तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आने में ले लिया बर्फ, तो बचा कितना 55 ही ना। अब 55 कैलोरी की जो उष्मा है अब इस बर्फ को क्या करेगी पिघलाएगी, बर्फ को क्या करेगी पिघलाएगी। लेकिन जो बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा होती है और गलन की जो उष्मा होती है पढ़े होंगे आप लोगों ने, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। बर्फ को पिघलने के लिए पूरी तरह पिघलने के लिए कितनी उष्मा चाहिए, बर्फ को पिघलने के लिए, बर्फ को पिघलाने में लगी उष्मा भाई, पिघलाने में उष्मा कितनी उष्मा लगेगी, तो ml से निकालते हैं ना, तो m l की कितनी होती है, यानी बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा कितनी होती है 80, यानी 80 m, यानी इतनी कैलोरी उसको उष्मा चाहिए किसमें, उसको पिघलाने में। लेकिन मिल कितना रहा है 55 डिग्री सेल्सियस इसको पिघला रहा है, ठीक ना, इतना ही क्या दे रहा है जल इसको पिघलाने के लिए दे रहा है, लेकिन चाहिए इसको इतना, तो निकाल लेते हैं कि भाई कितना इसका बचेगा, कितना भाग पिघलेगा, तो कितना भाग पिघलेगा, तो पिघला भाग निकाल लेते हैं। बर्फ का पिघला हुआ भाग कितना होगा, तो इसको 55 डिग्री सेल्सियस ताप मिल रहा है, लेकिन इसको चाहिए कितने का 80 कैलोरी का, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 5 55 और 16 5 80, यानी जो बर्फ का पिघला हुआ भाग होगा वो कितना होगा 11/16 होगा। कब, जब इस 55 डिग्री सेल्सियस से इस बर्फ का, ये जो बर्फ था इसका इतना ही भाग पिघल पाएगा। तो हम लोग पूछ रहे हैं कितना भाग बर्फ ही बना रहेगा, तो मान लेते हैं कि एक में से एक मानते हैं और उसमें से घटा दीजिए भाई 11/16, तो 16 का में 16 में से 11 गया 5/16, यानी इतना भाग अभी क्या होगा बर्फ ही बना रहेगा, बर्फ ही बना रहेगा। इतना जो भाग है वो क्या होगा अभी बर्फ ही बना रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई है। यानी देखिए -10 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ था और 60 डिग्री सेल्सियस पे जल था, दोनों को मिला है तो ये जो बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पर आने के लिए 5 कैलोरी ले लेगा उष्मा, तो 5 कैलोरी उष्मा ले लेगा, तो ये जो जल है 60 डिग्री सेल्सियस 60 कैलोरी उष्मा दे रहा है ना, 60 कैलोरी उष्मा दे रहा है, जिसमें से 5 कैलोरी तो ये बर्फ ले रहा है 0 डिग्री सेल्सियस आने में, तो कितना उष्मा और बचेगा, तो 55 कैलोरी। अब ये 55 कैलोरी क्या करेगी, इस बर्फ को मेल्ट करेगी, पिघलाएगी। लेकिन बर्फ को पिघलने के लिए कितनी उष्मा की चाहिए आवश्यकता, 80 कैलोरी की, 80 कैलोरी की। तो कितना भाग पिघला पाएगा ये, तो 55/80 की है, तो इतना भाग पिघला पाएगा। हम लोग पूछा है कितना भाग बर्फ बना रहेगा, तो इतना भाग पिघला देगा, तो एक में से उसको माइनस कर देंगे तो इतना भाग क्या होगा बचा रहेगा। तभी ना इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 1 हो जाएगा, पूरा बर्फ हो जाएगा। 5/16 और 11/16 को जोड़ेंगे तो 16/16 यानी 1 हो जाएगा, वो पूरा बर्फ का निकल गया भाग 1। तो इतना भाग पिघल रहा है, तो टोटल में से 1 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बर्फ,
तो वही निकल के आया कितना 5/16, यानी अभी 5/16 भाग क्या होगा बर्फ ही बना रहेगा और उसका 11/16 भाग क्या होगा पिघल जाएगा। कब? जब -10 डिग्री सेल्सियस ताप पे बर्फ रहेगा और उसको 7 डिग्री सेल्सियस ताप पे जल को मिलाएंगे एक ही द्रव्यमान के, तो उसका 11/16 भाग पिघल जाएगा, तो बचेगा कितना 5/16 भाग। तो हमसे पूछा क्या है बर्फ का कितना भाग बर्फ ही बना रहेगा, तो कितना भाग बचा है 5/16 ही भाग बचा है ना बर्फ बना रहेगा, और तो 11/16 तो पिघल जा रहा है, बच कितना रहे 5/16 भाग अभी बर्फ ही बच रहा है। तो ऑप्शन की बात कर ले तो कितना हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर ए, दूसरे का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, कितना 5/16 भाग क्या होगा अभी बर्फ ही बना रहेगा। बात सबको समझ में आई है? चलिए बहुत अच्छा, नोट करिएगा। फिर देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऊष्मीय ऊर्जा निर्भर करती है, ऊष्मीय ऊर्जा निर्भर करती है वस्तु के द्रव्यमान पर, ताप वृद्धि या कमी पर, वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर, इन सभी पर। तो जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है वो किस पे निर्भर करती है, तो भाई Q बराबर क्या होता है ms डेल्टा T होता है ना, यानी द्रव्यमान पे निर्भर कर ही रही है, ताप परिवर्तन पे निर्भर कर ही रही है और उसकी प्रकृति पे भी निर्भर कर रही है। तो ये जो सारे ऑप्शन है सब पे निर्भर करती है, तो चौथा ऑप्शन दिया है ना इन सभी पे, तो क्या हो जाएगा उसमें जो ऊर्जा निर्भर करती है इन सभी पे, यानी वस्तु के द्रव्यमान पर भी, ताप वृद्धि या कमी पर भी, या वस्तु के प्रकृति पे भी, ठीक है कि वो ठोस है जल है कैसा है उसकी प्रकृति पे भी क्या होती है निर्भर करती है क्या ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, और ज्यादातर जो ऐसे ऑप्शन होते हैं इनमें से सभी वही क्या होते हैं करेक्ट होते हैं। और एक और मिलता है ए एंड बी, तो वो भी क्या होता है अधिकतर ज्यादातर आपका प्लस पॉइंट मिलता है क्या सही होने का, ठीक है। तो जहां भी आपको 4 ऑप्शन में इन सभी दिखे तो उसको मार दीजिए, ज्यादातर ऑप्शन होता है सही होने का, ठीक है। चलिए तो तीसरे का ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चौथा देख लीजिए क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है कि एक ही धातु की 2 वस्तुओं का ऊष्माधारिताओं में 3:4 का अनुपात है। ऊष्माधारिताओं में कितने का अनुपात है 3:4 का अनुपात है। तो कह रहा है कि इस क्या कह रहा है कि उनके द्रव्यमानों में अनुपात होगा, उनके द्रव्यमानों में अनुपात होगा, अनुपात की पूछ रहा है। तो देखिए एक वीडियो बनाया था जब तरंग गति एवं ध्वनि से, तो उसमें बताया गया था कि जब भी अनुपात की बात करें तो उसका उल्टा करके और क्या करते हैं आंसर मार देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो अब ऊष्मा की बात आ रही है, ऊष्मा में वो तो ध्वनि और तरंगों में आती थी, और जब ऊष्मा में अनुपात दे तो सीधे अनुपात का अनुपात ही क्या होता है आंसर होता है, सीधे अनुपात का अनुपात, जो पूछे उसका सीधा एकदम सीधा अनुपात मिलाइए। तो देखिए इसमें का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 3:4 दिया ना, तो 3:4 कौन सा ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए, वही क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ठीक है। आप पूछ कर रहा है द्रव्यमानों में अनुपात ना, तो ऊष्माधारिता बराबर क्या होता है निकाल भी लीजिए, ऊष्माधारिता बराबर क्या होता है, ऊष्माधारिता बराबर क्या होता है ms होता है, ms होता है। तो चलिए एक ही वस्तु है और उसका अनुपात दिया है कितने का 3:4 का, तो एक हो जाएगा कितना, देखिए इसमें s सब में s क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक ना। तो 3:4 का अनुपात दिया है, तो जैसे मान लेते हैं a व b है, एक ही धातु का बना है, एक की ऊष्माधारिता कितनी है 3 है, तो 3 बराबर ms हो जाएगा, m1 s1 मान लेते हैं, m1 s मान लेते हैं। फिर जो दूसरा है इसका कितना हो जाएगा 4 बराबर m2 s हो जाएगा, m2 s हो जाएगा। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2। पूछ रहा है क्या कि m1 और m2 द्रव्यमानों में अनुपात पूछ रहा है ना, तो समीकरण 1 में भाग करिए समीकरण 2 से, तो क्या हो जाएगा 3/4 बराबर m1 s बटा में m2 s, s से s कट गया। अब m2 अपन m1 को क्या लिख सकते हैं, m1 अपन m2 को क्या लिख सकते हैं, m1 संबंधे m2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 3:4। तो देखिए जो अनुपात दिया है क्वेश्चन में वही अनुपात मिल रहा है ना आंसर। तो ये जो ऊष्मा है, ऊष्मा से आप लोग याद रख लीजिए, देखिए एक ध्वनि थी और तरंग गति थी, उसमें जो अनुपात देता था उसका आंसर एकदम उल्टा करते थे, 3:4 था तो 4:3 मारते थे। अब जब ऊष्मा की बात आ जाती है तो इसमें क्या करते हैं सेम आता है, 3:4 है तो आंसर भी वही आएगा
4। आपने देखा भी प्रैक्टिकली, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए, ठीक ना। और कभी भी अनुपात दिखे और पूछे अनुपात ही, तो आप जो अनुपात दिया रहेगा क्वेश्चन में वही अनुपात आप मार सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा वैसे ही होगा, तो इसको नोट करिए। फिर देखते हैं 5वां सवाल। चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 5वां क्या कह रहा है? 5वां कि किसी वस्तु की ऊष्माधारिता का उसकी विशिष्ट ऊष्मा से संबंध होता है। ऊष्माधारिता बराबर पढ़े आप लोग, फिर पिछले क्वेश्चन में लिखा भी था ऊष्माधारिता बराबर क्या होता है? ms होता है। तो ऊष्माधारिता S क्या है? S क्या है? विशिष्ट ऊष्मा। S क्या है? विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, S क्या है? नीचे लिख देते हैं। S क्या है? विशिष्ट ऊष्मा। तो ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा में संबंध पूछ रहा है, तो ऊष्माधारिता बराबर क्या होता है? m इंटू विशिष्ट ऊष्मा। द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा। तो अब ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है? क्या? ऊष्माधारिता, सब हिंदी में लिखा है तो लिख दीजिए इसको। ऊष्माधारिता बराबर दिया होगा, ऊष्माधारिता बराबर m क्या है? द्रव्यमान है, s क्या है? विशिष्ट ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा। देखिए ये ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? देखिए तो क्वेश्चन में देखिए, ऊष्माधारिता बराबर द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा मैच कर रहा है। देखिए कौन सा मैच कर रहा है? ऊष्माधारिता बराबर वस्तु का द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा। यही ऑप्शन मैच कर गया आपका, द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा। आपका ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर गया। तो 5वां का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है। बात सबको समझ में आई? चलिए वेरी गुड। देखते हैं 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन समझिए, ये भी बहुत लॉजिक है इसमें। कह रहा है कि 1 ग्राम पानी को 0 फ़ारेनहाइट से 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? क्या बोल रहा है भाई? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में कितनी ऊष्मा? यहाँ से डेल्टा टी निकाले तो करे भाई, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये तो 0 हुआ। हम लोग Q बराबर होता है क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी। तो डेल्टा टी का मान 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं ना। देखिए बात क्या है यहाँ पे, बात को आप लोग समझिए। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है? देखिए फ़ारेनहाइट पैमाना जब बना था तो उसका जो इनिशियल ताप था यानी प्रारंभिक ताप था वो कितना था? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अंतिम कितना था? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट था ना। जब सेल्सियस पैमाना बना है सेल्सियस, तो उनका इनिशियल ताप कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल ताप क्या था? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात क्या है? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस। वहां 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, अब देखिए यहाँ पे 0 डिग्री फ़ारेनहाइट कब होगा? इसका जो इनिशियल पॉइंट है इसी को हम 0 फ़ारेनहाइट बोल सकते हैं। और इसका तो भाई 0 होता ही है, 0 डिग्री सेल्सियस होता ही है। लेकिन फ़ारेनहाइट में 0 बात कर तो उसका न्यूनतम बिंदु क्या होता है? 32 होता है ना। तो यहाँ से 32 फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो अब ताप मिल गया। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 0 डिग्री सेल्सियस ताप को करने में कितना ऊष्मा लगेगा? तो चलिए निकाल लेते हैं। अब देखिए डेल्टा टी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 माइनस 0 बराबर 32 आ गया ना। डेल्टा टी का मान, एस का मान कितना होता है भाई? जल के लिए गलन की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 540। और उसके बाद से एम दिया ये कितना? 1 ग्राम दिया है, तो ग्राम को चेंज कर देंगे किलोग्राम में, तो 0.00 या कितना हो जाएगा? 1 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। इतना हो जाएगा। बात सबको समझ में आई? चलिए तो अब करते हैं, या इसको चेंज ही कर दीजिए, ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.001 किलोग्राम हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई है? चलिए ठीक है। अब निकालना है हम लोग को क्या? ऊष्मा। तो Q बराबर क्या होता है? ms डेल्टा टी होता है। m का मान कितना है? 0.001। अगुड़े s कितना रखना है? 540। अगुड़े डेल्टा टी कितना है? 32। चलिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 17,280। देखिएगा गुणा करके देखेंगे तो इतना होगा। ठीक ना, मैंने गुणा करके पहले ही रख रखा है। ठीक ना भाई, वीडियो क्यों लंबा करने जाए, अब गुणा करेंगे तो बहुत लंबा होगा। तो इसका गुणा करेंगे तो इतना होगा। ठीक ना, मैंने मोबाइल में कैलकुलेट करके रख लिया है। अब इतना होगा। अब देखिए इसका दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे कितना से गुणा करना पड़ेगा? 1000 से।
तो ऊपर से 1000 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, और नीचे 1000 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना, बटा 1000 लगेगा। अब इसको भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, भाग करेंगे 1000 से तो आंसर आ जाएगा 17.28। 17.28 कैलोरी की क्या पड़ेगी, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, इतना कैलोरी की। ठीक है, भाग करके देखेंगे तो इतना ही आएगा 17.28। तो चलिए आंसर की थोड़ा ऑप्शन मिलाते हैं। 32.0 यानी 32 कैलोरी, नहीं भाई इतना तो नहीं आ रहा है, शून्य शून्य तो आ ही नहीं रहा है। 17.7 कैलोरी और एक दिया है 35.4 कैलोरी। देखिए ये तो लगभग में पहुंच रहा है ना, 17.2 इधर करेंगे तो 3, यानी लगभग में पहुंच रहा है ना, ये 17.7 के लगभग में पहुंच रहा है ना। तो चलिए जो लगभग में भी पहुंचता है उतना आप ऑप्शन मार सकते हैं। तो छठवां जो क्वेश्चन है, छठवां, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। ठीक है, लगभग में गया ना उतना, तो समझिए लगभग में मान लेते हैं उतना। ठीक है, तो बात सबको समझ में आई है। चलिए नोट करें, फिर देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां कह रहा है कि एक ही धातु की बनी वस्तुओं की ऊष्मावधारिताओं का अनुपात 2 संबंधी 5 है, बर्तनों के द्रव्यमानों का अनुपात होगा, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। सेम मारिए वैसे ही 2.5 है, मारिए ऑप्शन 2.5 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। 7वें का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। 2.5 दिया है, आंसर भी 2.5 होगा। ठीक है, जो अनुपात होता है वही अनुपात आपका उसके क्या होता है, द्रव्यमानों में होता है। ठीक है, ऊष्माधारिताओं का अनुपात जो दिया रहता है वही क्या होता है, उसके द्रव्यमानों का अनुपात होता है। इतना क्लियर है। चलिए सुनिएगा 9वां सवाल। ठीक है, 7 हो गया, सॉरी 8वां सवाल सुनिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 200 ग्राम जल को 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए ऊष्मा चाहिए, कितनी ऊष्मा चाहिए। तो देखिए m का मान दिया है कितना, 200 ग्राम दिया है। m बराबर कितना दिया है, 200 ग्राम। और उसके बाद से पहला ताप कितना दिया है, यानी उसको 20 डिग्री सेल्सियस से कितना कर रहे हैं, 40 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 40 माइनस 20 करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। पूछ रहा है ऊष्मा, तो Q बराबर क्या होता है, ms डेल्टा टी होता है। ms डेल्टा टी, m का मान कितना है 200 गुणे s का मान 1, डेल्टा टी का मान कितना 20, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000। कितना हो जाएगा 4000। देखिए ऑप्शन दिया इतना 4000 नहीं दिया है, तो भाई अब इसको चेंज कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 4000 को लिख सकते हैं, 400 दिया है 4000 नहीं दिया है, तो इस 4000 को लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की पावर 3 कैलोरी, क्योंकि इस 3 को लिख सकते हैं ना 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब 1000, 1000 से 4 में गुणा करते तो 4000 हो जाएगा ना। तो अब ऑप्शन देखिए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा। मैच कर रहा है कितना, 4 गुणे 10 की पावर 3 कैलोरी। इतनी बात समझ में आई। इसको नोट करिएगा, देखते हैं 9वां सवाल। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए देखते हैं 9वां क्या कह रहा है। 9वां सवाल कह रहा है कि धातु के 100 ग्राम के गोले को भाप में रखकर 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तत्पश्चात इसको 50 ग्राम के एक कैलोर मापिए जिसका द्रव्यमान 50 ग्राम है और उसकी विशिष्ट ऊष्मा 0.1 कैलोरी ग्राम है, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है, में रखा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस ताप वाले 20 ग्राम जल में डाल दिया जाता है। इससे मिश्रण का ताप 33.5 हो जाता है। धातु की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी। बात को समझिएगा। मान लेते हैं यही एक धातु है, इसका द्रव्यमान इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। फिर इसका द्रव्यमान दिया है, हाँ 100 ग्राम का ही है। इसका मास दिया है कितना, 100 ग्राम का। ठीक है, इसका द्रव्यमान दिया कि 100 ग्राम का है और इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जा रहा है। फिर इसको गर्म करने के बाद एक क्या है, ऊष्मा मापी है, उसमें क्या किया जा रहा है, इसको डाल दिया जा रहा है। तो ये जो ऊष्मा मापी है इसका द्रव्यमान दिया है 50 ग्राम और इसकी विशिष्ट ऊष्मा दिया है S बराबर दिया है इसकी 0.1। ठीक है, इसकी दिया है, इस कैलोर मापी की दिया है। फिर क्या किया जा रहा है कि इसमें अलग से जल डाला जा रहा है, वो भी कितना, तो 30 ग्राम है, नहीं 30 डिग्री सेल्सियस का है, क्या है, ताप का जल है, जिसका द्रव्यमान है कितना, 20 ग्राम है। अब इसको डाला जा रहा है इसमें ही। अब तब इसका जो इसमें डाल दे रहे हैं इस जल को,
तो जो इसका मतलब ये जो 100 डिग्री सेल्सियस पे था और 30 डिग्री सेल्सियस पे डाला गया जल, तो इसका जो एवरेज निकल के आ रहा है, मतलब जो ताप हो जा रहा है, अंतिम ताप 33.5 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। यही नहीं कह रहा है 33.5 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। तो कह रहा है कि धातु की विशिष्ट ऊष्मा होगी, यानी इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा है उसको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं भाई। इस जल में, इस कैलोरीमापी में डालेंगे जल को और इसको, तो ऊष्मा कौन देगा, धातु देगा। कौन लेगा ऊष्मा, तो ये लेगा, जल लेगा ना। तो वहीं देखिए इसमें जब भी दो चीजों की क्रिया कर दे, तुलना कर दे, तो कौन सा नियम लगाते हैं, कैलोरीमिति का नियम लगाते हैं। ठीक है, कैलोरीमिति का नियम लगाते हैं। कब, जैसे एक धातु है और जल है, अब दोनों को मिक्स किया जाए तो भाई एक ऊष्मा लेगा, एक ऊष्मा देगा। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो ऊष्मा देगा, जिसका टेम्परेचर कम रहेगा ऊष्मा लेगा। तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो हम लोग लगाते हैं क्या, कैलोरीमिति का सिद्धांत। क्या होता है, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। तो कैलोरीमिति का सिद्धांत लगाते हैं, कैलोरीमिति का सिद्धांत, कैलोरीमिति का सिद्धांत से क्या होती है, तो ली गई ऊष्मा बराबर क्या होती है, दी गई ऊष्मा। यही होता है ना, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। ऊष्मा कौन लेगा, जल लेगा। ठीक है, तो इसका निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 20 ग्राम का जल है, इसको डाला जा रहा है एक ऊष्मा मापी में जिसका द्रव्यमान 50 है और विशिष्ट ऊष्मा S है। तो देखिए क्या होता है, ली गई ऊष्मा बराबर क्या होता है, m1 S1 डेल्टा T1 होता है ना, और उसके बाद से क्या होता है m2 S2 और डेल्टा T2, यही होता है ना। तो देखिए ली गई ऊष्मा, अब ऊष्मा कौन ले रहा है, तो देखिए ये जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो ऊष्मा ये भी लेगा, ये जो कैलोरीमापी है ये भी ऊष्मा लेगा, ये भी कुछ हीट होगा, और उसके बाद से जो जल है 30 डिग्री सेल्सियस पे ये भी ऊष्मा लेगा। तो ऊष्मा ये दोनों ले रहे हैं, तो इसका मतलब इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान जोड़ लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका m क्या हो जाएगा, तो 50 ग्राम का क्या है, कैलोरीमापी है जिसकी विशिष्ट ऊष्मा इतनी है, और प्लस 20 ग्राम का क्या है, जल है। तो ये मास हो गया इतना। ठीक, S दिया नहीं है तो 1 मान लेते हैं, और गुड़े डेल्टा टी कितना होगा, अब बात समझिएगा, डेल्टा टी कितना होगा, जल कितना था 20 डिग्री सेल्सियस का, फिर जो अंतिम ताप है कितना हो जा रहा है 33.5 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। अंतर कितना है, जल और इसके ताप में अंतर कितना है, तो क्या करेंगे 33.5 में से 20 घटाएंगे। इतनी बात सबको समझ में आई, इतनी बात सबको समझ में आई। देखिए m क्या था, ऊष्मा कौन कौन लेगा, ऊष्मा मापी लेगा और जल लेगा। तो ऊष्मा मापी का द्रव्यमान इतना होगा 50 गुणे उसकी विशिष्ट ऊष्मा, प्लस जल का द्रव्यमान 20, इतना हो गया, द्रव्यमान हो गया। S दिया नहीं है, 1 मान लेते हैं, ठीक ना। और उसके बाद से डेल्टा T1 कितना होगा, तो 33 एवरेज है, यानी अंतिम ताप 33 हो जा रहा है। जल का कितना था 20, तो डिफरेंस कितना है जल और इस एवरेज के, यानी जो अंतिम ताप है कितने का है, तो 33.5 में से 20 घटा देंगे, 33.5 ही हो जा रहा है, हाँ घटा देंगे। अब उसके बाद दी गई ऊष्मा, ऊष्मा कौन दे रहा है, ये दे रहा है, धातु दे रहा है। तो इसका द्रव्यमान कितना है 100 है, तो चलिए 100 हो गया। इसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, तो निकालना है, तो भाई S2 लिख दीजिए। अब डेल्टा T कितना हो जाएगा, तो देखिए इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, इसके डालने पे जो अंतिम ताप है 33.5 हो रहा है, कितने का डिफरेंस हो रहा है, तो 100 में से 33.5 घटाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 33.5। अब चलिए इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं ये इतना समझ में आ गया होगा। अब बस क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसका गुणा करेंगे तो 5 होगा, आप 20 में 5 जोड़ देंगे तो 25 गुणे ये कितना हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 13.5। देखिएगा सही कर रहे हैं ना सब, स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखते जाइएगा, जहाँ मिस होगा बताइएगा, ठीक ना। अब ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, गुणे S2, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 3 गया 6, 66.5 हो जाएगा, 66.5। इतनी बात समझ में। देखिए 25 को 100 से कटा सकते हैं, 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा, S2 का मान निकाल देते हैं। तो S2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इधर है 13.5, इधर है कितना 66.5, तो 66.5 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कटाए हैं तो 4 बार में कटा है ना, तो ये भी इसके गुणे में है, तो ये भी क्या आ जाएगा, इसका बट्टा में आ जाएगा ना। तो 13.5 बटे में 66.5 गुणे 4,
अब इसी को कैलकुलेट करेंगे तो H2 का मान निकल के आ जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। 13.5 भागे 66.5 अगुड़े फिर भाग कर देते हैं। देखिए पहले 13.5 में भाग करते हैं किससे, 66.5 से, और फिर भाग कर दे रहे हैं किससे, 4 से। ठीक है, 4 से, तो आ जाएगा आपका कितना, इतना आ जाएगा 0.00 कितना है भाई, 0.0131 0.0131 इतना क्या आ जाएगा आपका आंसर। फाइनली आंसर इतना जो होगी इसकी विशिष्ट ऊष्मा होगी कैलोरी प्रति की क्या है, कितना क्या दिया था, ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। आंसर में मात्रक क्या दिया है आपका, देखिएगा आंसर में कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस में निकाला है ना, था कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बात सबको समझ में आई है, कुछ था नहीं। जब भी दो वस्तुओं से तुलना करे, ठीक ना, तो वही नियम लगाते हैं, कौन सा, कैलोरीमिति का सिद्धांत का नियम लगाते हैं। ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा होती है। देखते हैं कौन कौन उष्मा ले रहा है, कौन उष्मा दे रहा है। ms डेल्टा T1 होता है ना, ये फार्मूला आप लोगों ने नोट किया है ना। बस इसका m कितना होगा तो भाई उष्मा ये भी लेगा और जल भी लेगा, तो दोनों का द्रव्यमान करेंगे। इसकी विशेष उष्मा दे रखा था तो इसमें गुणा करके उसका द्रव्यमान लेंगे, ठीक ना। इसका भी दिया होता तो करके लेते, लेकिन दिया नहीं है, तो इतना द्रव्यमान हो गया। S1 का मान 1 मान लेते हैं, नहीं दिया रहता है तो 1 मान लेते हैं। अगुड़े डेल्टा T का मान 33.5 - 20, डिफरेंस इतना ही होगा ना। चलिए इतना हो गया। वैसे इधर का भी होगा और सबका कैलकुलेट, इधर H2 निकालना था क्योंकि दी गई उष्मा धातु दे रहा है ना, तो इसकी विशेष उष्मा पूछ रहा है तो इसको निकालना था, तो H2 को लिखे रहेंगे। तो अब यहाँ से H2 का मान कितना आ जाएगा, सब कैलकुलेट करेंगे तो 0.013 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। चलिए ऑप्शन की बात कर ले, 9वें का ऑप्शन की बात कर ले तो कौन सा है, 0.0131। ऑप्शन नंबर बी ही मैच कर रहा है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। बात सबको समझ में आई होगी। चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, इसका सोल्यूशन नोट करिएगा, फिर हम लोग देखते हैं 10वां क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं 10वां सवाल। ठीक है, 10वां सवाल क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि एक बर्तन में 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.07 किलोग्राम जल भरा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि विकिरण द्वारा 2100 जूल उष्मा बाहर निकाल दी जाती है, तो बर्तन एवं जल का ताप 35 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, बर्तन की उष्मा धारिता होगी, बर्तन की उष्मा धारिता होगी, कितनी होगी, बर्तन की उष्मा धारिता पूछ रहा है, तो मान लेते हैं बर्तन की उष्मा धारिता कितनी होगी, तो W मान लेते हैं या कुछ भी मान लेंगे आप। ठीक है, इतनी होगी, तो बर्तन कितना उष्मा देगा। देखिए फार्मूला क्या बनेगा, एक तो बर्तन उष्मा देगा और फिर क्या करेगा, बर्तन इतना डिग्री सेल्सियस पर इतना किलोग्राम जल भरा है, बर्तन में इतना जल भरा है। ठीक है, कह रहे विकिरण द्वारा इतना निकाल दिया जा रहा है, तो उसका जो ताप है इतना हो जा रहा है। ठीक है, उसका जो ताप है इतना किलोग्राम का हो जा रहा है। तो देखिए बात क्या है यहाँ पे, ये भी उष्मा दे रहा है, तो देखिए इसमें वही लगेगा नियम कैलोरीमिति का ही, क्योंकि जो उष्मा देगा और निकल रहा है, ठीक है, इतना उष्मा दे रहा है फिर इतना विकिरण द्वारा निकल जा रहा है, तो जो दी गई उष्मा होगी ना, दी गई उष्मा बराबर हो गया होगा क्या, विकिरण द्वारा बाहर निकली हुई उष्मा, बाहर निकाली गई उष्मा। ठीक है, जितना उष्मा देगा और विकिरण द्वारा जो उष्मा निकलेगा उसके बराबर होगी। इतनी बात तो क्लियर है, इतनी बात तो क्या है, क्लियर है ना। तो चलिए देखिए कह रहा है कि अब देखिए निकालते हैं बर्तन द्वारा कितना उष्मा लिया जाएगा, फिर जल द्वारा कितना उष्मा लिया जाएगा, और फिर निकालते हैं अब तब इसको विकिरण द्वारा बाहर निकालेगी उष्मा के बराबर कर देते हैं। ठीक ना, तो देखिए जो बर्तन है, ये जो दी गई उष्मा होगी क्या निकलेगी, तो बर्तन द्वारा दी गई उष्मा, बर्तन द्वारा दी गई उष्मा अब प्लस बर्तन द्वारा दी गई उष्मा, अब जल भी देगा उष्मा ना, तो इसका भी उष्मा जोड़ेंगे ना, तो प्लस जल द्वारा दी गई उष्मा, जल द्वारा दी गई उष्मा बराबर होगा क्या, विकिरण द्वारा बाहर निकाली गई उष्मा। इतनी बात सबको समझ में आई है। तो बर्तन द्वारा उष्मा कितनी जा रही है, तो बर्तन द्वारा कितना जाएगा भाई, ms डेल्टा T ही जाएगा, प्लस
जल द्वारा उष्मा कितनी दी जाएगी, तो वो भी ms डेल्टा टी दी जाएगी। अब बराबर विकिरण द्वारा कितना निकल रहा है, तो 2100 निकल ही रहा है। अब देखिए हम लोग बर्तन की उष्मा धारिता W माने, और W बराबर क्या होता है ms, तो ms की जगह पे W लिख सकते हैं। उष्मा धारिता ज्ञात करनी है तो ms की जगह पे W लिख सकते हैं। बर्तन द्वारा दी गई उष्मा तो ms बराबर W लिख सकते हैं उष्मा धारिता। गुड़े डेल्टा टी कितना हो जाएगा, देखिए 35 कितना हो जाएगा ताप, उसका अंत में ताप कितना हो जा रहा है 35 डिग्री सेल्सियस हो रहा है ना। और शुरू में कितना है उसका, बर्तन का 40 डिग्री सेल्सियस ताप है। कितना है 40 डिग्री सेल्सियस ताप। तो यहाँ पे डेल्टा टी क्या हो जाएगा, तो 40 - 35 हो जाएगा। चलिए इतना समझ में आया तो बहुत अच्छा है। अब प्लस, अब ये निकालिए क्या, तो ms डेल्टा टी जल द्वारा, तो जल का द्रव्यमान कितना है, जल का द्रव्यमान दिया है, जल का द्रव्यमान क्वेश्चन पढ़िए। हाँ 0.07 किग्रा जल भरा है, जल का दिया है ना कितना 0.07 किलोग्राम। एस कितना होगा जल का, तो 4.2 गुणे इसका मान रख रहे हैं 4.2 गुणे 10 की पावर 3, ठीक है। और उसके बाद से टी इसका भी कितना हो जाएगा, टी इसका कितना हो जाएगा, तो जल का ताप इसका भी दिया है ना उतना ही 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर इतना किलोग्राम जल है। बर्तन में भी इतना, बर्तन का भी ताप दिया है वही, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका ताप, इसका भी 40 - 35 हो जाएगा। इसका भी कितना हो जाएगा 40 - 35, यही इक्वल होगा कितना के, बाहर निकली गई उष्मा के। अब इसी को कैलकुलेट करके W का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, अब 40 में से 35 घटेगा 5, और 5 से W में गुणा होगा तो 5W प्लस, अब देखिए ये बचा है 0.07 गुड़े, यहाँ से भी 5 होगा, 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 5 × 20 = 21 हो जाएगा, गुड़े 10 की पावर 3 बराबर 2100 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई है। चलिए अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5W प्लस, इसका गुणा करिए तो 7 कम में 7, और 7 दूना 14, दशमलव कितने स्थान पे, 2 स्थान पे, और गुड़े 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 को लिख सकते हैं 1000 बराबर 2100। इतनी बात समझ में। अब देखिए इसमें गुणा करें तो 2 स्थान दशमलव, 1000 से गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, ये यानी ये 2 0 तो इसको गायब कर देंगे, इस दशमलव को गायब कर देंगे, बचेगा 10, 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5W प्लस 1470 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2100। चलिए आगे देख लेते हैं। तब 5W बराबर कितना हो जाएगा 2100 माइनस 1470, ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तब W बराबर कितना हो जाएगा, तो घटा दीजिए 0 हो जाएगा। यहाँ पे 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे बचा कितना 0 बचा ना, तो फिर अब 0 अब भाग नहीं घटा नहीं पाएंगे तो 10 होगा, 10 में से 4 गया 6, अब यहाँ पे 1 बचेगा, 1 में से गया 0, अब बट्टा कितना हो जाएगा 5, घटा के देख लीजिएगा इतना आएगा, ठीक ना। तब W बराबर कितना हो जाएगा, तो कटा दीजिए 5 एकम में 5, 5 दूना 10 और 5 छक्का 30, W का मान कितना आ जाएगा 126, ठीक है 126। तो ऑप्शन की बात कर ले 126, और उसका मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है उसमें धारिता का, तो जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। चलिए तो ऑप्शन की बात कर ले तो कौन मैच कर रहा है 126, 10वें का 126 जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, वही ना है, हाँ 126 जूल प्रति डिग्री सेल्सियस, यानी जो आपका 10वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। बात सबको समझ में आई होगी। बर्तन की उष्मा धारिता पूछ रहा है तो उसको W मान लें, W बराबर क्या होता है, उष्मा धारिता बराबर ms होता है। इतनी बात सबको क्लियर है। अब देखिए इसमें उष्मा विकिरण द्वारा निकाल दी जा रही है, और जो हो रहा है बर्तन और जल द्वारा उष्मा दी जा रही है, तो भाई दी जा रही है और निकली जा रही है, इसका मतलब कैलोरीमिति का सिद्धांत लगाएंगे, ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा। उष्मा कौन कौन देगा भाई, तो बर्तन उष्मा देगा प्लस जल उष्मा देगा। तो बर्तन कितना उष्मा देगा ms डेल्टा टी, जल भी ms डेल्टा टी, या बाहर कितना निकल रहा है 2100। ms को ही लिखते हैं ना उष्मा धारिता, तो बर्तन की उष्मा धारिता W माने थे हम लोग ms बराबर, तो लिख सकते हैं डेल्टा टी क्या होगा, तो 40 डिग्री दे रहे हैं, अंत में 35 हो जा रहा है, तो 40 - 35, वैसे ही प्लस जल का द्रव्यमान इतना है, डेल्टा टी वही, आयस का मान यहाँ पे इतना रखना है इसका, ठीक ना, और उसके बाद से डेल्टा टी वही हुआ बराबर 2100। ऐसी को कैलकुलेट करके W का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 126, कुछ था नहीं, ठीक ना। सेम ऐसे ही अगला सवाल भी है, 11वां जो सवाल है सेम ऐसे ही है, तो इसको नोट करिए, फिर 11वां को देखते हैं
उसको भी सॉल्व करते हैं। सेम इसी पे है ग्रामर सवाल भी, ठीक ना। तो चलिए इसे नोट करिए। तो चलिए देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को भी। क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि 50 ग्राम जल तुल्यांक को उष्मा मापी में 40 डिग्री सेल्सियस पर 150 ग्राम जल भरा है। विकिरण द्वारा 0.8 किलो कैलोरी उष्मा बाहर निकाल दी जाती है। देखिए इसमें सेम पीछे वाला क्वेश्चन है ना, विकिरण द्वारा इतना क्या हो रही है, बाहर निकाल दे रही है। जल का ताप होगा, अब टी का मान पूछ रहा है, जल का ताप होगा यानी जो उसका अंतिम ताप हो कितना हो जा रहा है। जैसे उसमें 35 हो जा रहा था ना, इसमें पूछ रहा है कितना होगा। तो चलिए वहीं दी गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा किसका यह सिद्धांत है, कैलोरीमिति का। दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा, ठीक है। तो भाई उष्मा कितना दिया जाएगा, तो कैलोरीमिति है कितने का, 50 ग्राम का। कैलोरीमिति है कितने का, 50 ग्राम का, प्लस कितना जल डाला जा रहा है, 150 ग्राम। एमएस होता है ना, एमएस डेल्टा टी, ठीक। एस का मान 1 गुणे डेल्टा टी कितना होगा भाई, तो उसका ताप कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। आप पूछ रहे हैं डेल्टा टी का मान, तो भाई वो तो पता नहीं है, तो अब वो कितना होगा ये नहीं मालूम है। तो 40 माइनस टी में से क्या करें, 40 में से टी को घटा दें, कितना डेल्टा टी होगा वो निकल के आ जाएगा। उसके बाद से कितनी उष्मा ली जा रही है, तो 0.8 किलो कैलोरी ली जा रही है। किलो कैलोरी ली जा रही है, तो इसको कैलोरी में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800। तो यानी कितना हो गया, ये हो गया 200 गुणे 1 गुणे 40 माइनस टी बराबर कितना हो गया, 800। बराबर कितना हो गया, 800। यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो इतना होगा 800। चलिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से ये 4 बार में कटेगा ना, 2 से 4 बार में कटेगा, 8 हो गया। तो बचेगा कितना, 40 माइनस टी बराबर कितना, 4। टी का मान निकालना है, तो टी बराबर कितना होगा, 40 माइनस 4 बराबर 36 डिग्री सेल्सियस। 36 डिग्री सेल्सियस। तो जो उसका अंतिम ताप हो जाएगा कितना हो जाएगा, 36 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा, 36 डिग्री सेल्सियस। तो अब ऑप्शन की बात कर ले हम लोग, तो कितना आ जाएगा आपका ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 11 का ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। बात सबको समझ में आई होगी। दी गई उष्मा कौन कौन भाई देगा, तो जल देगा और प्लस उष्मा, जो उष्मा मापी जिसमें जल है वो देगा। तो जल उष्मा मापी का द्रव्यमान इतना है, जल का द्रव्यमान इतना, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो टोटल द्रव्यमान हो जाएगा। उनकी विशिष्ट उष्मा 1 मान लेते हैं। ताप कितना होगा, तो भाई ताप जो अंतिम ताप है मालूम नहीं है, कितना होगा, कम होगा कि बेसी होगा, लेकिन उसका इनिशियल ताप मालूम है ना, तो इनिशियल में से उसको फाइनल को घटा देते हैं। अब बराबर 0.8 किलो कैलोरी, तो कैलोरी में चेंज कर लेते हैं तो 1000 से गुणा, तो कितना हो जाएगा, 800। अब इसी को करेंगे कैलकुलेट, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 36 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई होगी। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। फिर देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कि 12 नंबर क्या कर रहा है, 12 वाला। तो ये नोट हो गया, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर देखिए 12 नंबर में क्या करें कि 100 मीटर ऊंचाई से जल गिरता है, पृथ्वी पर गिरने पर इसकी प्रति किलोग्राम ताप में वृद्धि होगी। तो भाई ऊंचाई पूछ रहे, ऊंचाई दे दिया, 100 मीटर ऊंचाई पे ऊंचाई से जल गिरा जाता है, तो उसे कितनी उष्मा मिलेगी, तो वही मिलेगी mgh, स्थितिज ऊर्जा। भाई किसी वस्तु को मान ली पृथ्वी पे है, उसको उठा के किसी ऊंचाई पे लेके चले गए तो उसमें स्थितिज ऊर्जा आ गई। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या है कि किसी भी वस्तु के स्थिति, आकार एवं आकृति में उसके परिवर्तन कर देने से उसमें क्या हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। या फिर कहते हैं कि यदि कोई वस्तु है तो उसको उसके इनिशियल पॉइंट, यानी जहां से वो यहाँ तक आई है, मान लें कोई मानक पॉइंट होगा, वहां तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वहीं उसमें क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो भाई h ऊंचाई पे ले गए हैं, h ऊंचाई की बात कर रहे हैं 100 मीटर की, तो 100 मीटर से फिर पृथ्वी तल पे आएगा तो उसमें कितनी उष्मा होगी, तो mgh जो स्थितिज ऊर्जा, यानी उसको 100 मीटर तक ऊंचाई जो है वहां तक, यानी मान लीजिए जल गिर रहा है ना नीचे, तो समझिए वहां से 100 मीटर, यानी समझिए यहाँ पे, तो यहाँ तक ले गए तो उसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई, mgh, और वहीं जो गिरेगी उष्मा देगी उतना ही उष्मा mgh के बराबर। तो m का मान तो दिया नहीं तो m रख लेते हैं, g का मान आपको रखना है, क्वेश्चन में दिया है कितना कि 10 मीटर पर सेकेंड रखे, तो g का मान 10 गुणे h कितना है 100, तो कितना हो जाएगा 1000 m।
इतना होगा क्या उष्मा किससे मिलेगा, उस जल द्वारा जो ऊंचाई से गिराया जा रहा है। इतनी बात क्लियर है। कह रहा है कि इससे प्रति किलोग्राम में ताप में वृद्धि होगी। डेल्टा टी का मान पूछ रहा है ना, डेल्टा टी का मान पूछ रहा है। इतनी बात क्लियर है। तो ये तो हुआ क्या, इतनी ऊंचाई से गिर रहा है तो आंतरिक ऊर्जा हुई, उस जल में इतनी ऊर्जा है तो उसे कितनी उष्मा क्या होगी, प्राप्त होगी। उसमें ऊर्जा कितना मिलेगा तो उसको निकाल लेते हैं। उसमें ऊर्जा तो वो होगा ms डेल्टा टी, यानी Q बराबर होता है ना ms डेल्टा टी। देखिए S का भी मान दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है कि 4200 रखिए, तो कितना होगा m गुणे 4200 गुणे डेल्टा टी का मान ज्ञात ही करना है। यही जो उसमें ऊर्जा होगा इतना होगा ना, यही ना दे रहा है, तो बराबर कर लीजिए कितना के 1000 m के बराबर कर लीजिए इसी को। उसमें ऊर्जा बराबर ms डेल्टा टी, यानी यही प्राप्त होगा ना इस जल द्वारा, यही प्राप्त होगा, तो इसके बराबर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तब जो डेल्टा टी बराबर आ जाएगा कितना 10/42, 10/42। ऐसे को कैलकुलेट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10 में भाग करना है 42 से, 10 में भाग करना है 42 से, तो आ जाएगा 0.238। इतना ही आया है ना 10, हाँ इतना ही आया है। कितना आ जाएगा तो डेल्टा टी बराबर कितना आ जाएगा 0.238 डिग्री सेल्सियस। इतने का क्या होगा, उसके ताप में वृद्धि होगी। कितना होगा, इतना ताप में उसका वृद्धि होगा। तो जब भी ऊंचाई दिया हो तो mgh से उससे कितना उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी कितना उससे ऊर्जा मिल जाएगी, ये प्राप्त हो जाएगा, इतना ऊर्जा मिलेगी। तो Q बराबर क्या होता है ms डेल्टा टी होता है, तो भाई उतना ही ऊर्जा मिल रहा है ना, उसमें ऊर्जा यानी जो उससे मिल रहा है इतना मिल रहा है। 1000 m बराबर ms डेल्टा टी, यहाँ से m से कट जाएगा, s का मान दिया था रखने के लिए, यहाँ से डेल्टा टी का मान आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो नोट करिएगा 12 को। फिर देखते हैं अगला सवाल 13 नंबर, ठीक है, नोट करिए इन दोनों को। तो चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी धातु का द्रव्यमान 100 ग्राम है तथा विशिष्ट उष्मा 0.11 किलो कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस हो तो उष्मा धारिता होगी। उष्मा धारिता बराबर क्या होता है, उष्मा धारिता बराबर क्या होता है ms। उष्मा धारिता बराबर क्या होता है m इंटू एस। m क्या है, द्रव्यमान है, m क्या है, द्रव्यमान है, s क्या है, विशिष्ट उष्मा है, विशिष्ट उष्मा है, यही होता है ना। तो सबका मान दिया है तो क्या नहीं निकल जाएगा, उष्मा धारिता, उष्मा धारिता बराबर क्या हो जाएगा, m का मान दिया है 100 और विशिष्ट उष्मा दिया है 0.11, तो करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 ही आएगा ना, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन की बात कर ले, ऑप्शन की बात कर ले तो कौन सा सही हो जाएगा, सॉरी उष्मा धारिता कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस में दिया ना, तो यहाँ पे जूल नहीं कैलोरी होगा ना, कैलोरी, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, यही है ना। तो चलिए सॉरी ग्राम डिग्री सेल्सियस करें, डिग्री सेल्सियस प्रति डिग्री सेल्सियस, तो 11 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन की बात कर ले तो कौन सा सही हो जाएगा, 11 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। 13 का ऑप्शन नंबर सी, 13 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर में ऑप्शन की बात नहीं किए थे ना, तो उसमें कितना आया था हम लोग का, कितना सॉल्यूशन किए थे, तो आया था 0.238 ना। तो इसका जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी था करेक्ट, ठीक है। आप लोग मार भी लिए होंगे क्योंकि सोल्यूशन करके आंसर निकाल ही दिया गया था, आप ऑप्शन मार सकते थे। उसका ऑप्शन डी था 0.238 डिग्री सेल्सियस। 13 का कितना आया, 11 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। इतना क्लियर है। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, और खत्म करते हैं इस वीडियो को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे सवाल के साथ। तो चलिए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10 ग्राम प्लेटिनम के टुकड़े को भट्ठी से निकालकर 40 ग्राम पानी में डाल दिया जाता है, जिसका ताप 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। भट्ठी का ताप था, प्लेटिनम की विशिष्ट उष्मा इतना रखिए। यानी जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसमें प्लेटिनम, जो प्लेटिनम है उसकी विशिष्ट उष्मा दे रखा है, प्लेटिनम, प्लेटिनम की विशिष्ट उष्मा दे रखा है कितना, 0.032, यही दे रखा है ना 0.032, ठीक है, इतना रखना है। तो देखिए प्लेटिनम की धातु को गर्म किया जा रहा है और गर्म करके जल में डाला जा रहा है,
तो जाहिर सी बात है उसको गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर हाई होगा, और फिर उसको जल में डालेंगे तो उस जल का ताप 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के 40 डिग्री सेल्सियस। इससे भी क्लियर हो रहा है कि जो प्लेटिनम का ताप होगा ज़्यादा होगा। तो उसको जल में डाला जा रहा है तो जल का ताप 30 से 40 हो जा रहा है। इसका मतलब वो जल उष्मा दे रहा है और जल उष्मा ले रहा है। दो जब भी वस्तुओं का कंपैरिजन करें, आप कौन सा नियम लगाना है? कैलोरीमिति। ठीक है, इसका ज्यादातर ऐसे ही सवाल सॉल्व हो गए कैलोरीमिति के सिद्धांत पे। कब होगा भाई? जब दो वस्तुओं के बारे में जिक्र कर देगा तो क्या होगा? कैलोरीमिति के सिद्धांत से ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा। तो उष्मा कौन ले रहा है? जल ले रहा है। जल का द्रव्यमान क्या होता है? ms, यही ना होता है? m1 बार बार लिखना पड़ रहा है, लेकिन हम चलिए लिख देते हैं m2s2 डेल्टा T2, यही होता है ना। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, कभी मैं m का मान रख दूं, s का मान रख दूं, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये फार्मूला है। ठीक ना? चलिए, ली गई उष्मा कौन ले रहा है? जल ले रहा है। तो जल का द्रव्यमान कितना दिया है? तो 40। तो चलिए 40 रख लेते हैं। s इसका नहीं दिया है, 1 मान लेते हैं। इसका ताप 30 से 40 हो जा रहा है, मतलब डिफरेंस कितने का हो रहा है? तो 40 माइनस 30। समझ पा रहे हैं इतना? सब लोग इतना समझ पा रहे हैं? चलिए, अब उष्मा दे कौन रहा है? तो प्लेटिनम की धातु दे रहा है ना। तो चलिए, उसका द्रव्यमान कितना दिया है? तो 10 ग्राम है, 10 ग्राम। S2 इसका दे दिया है, यानी प्लेटिनम की विशिष्ट उष्मा दे रखा है कि 0.032 रखना है, तो रखना है। ठीक है, अभी देखिए इसका ताप कितना होगा। तो भाई जो ताप देंगे, फिर इसका बाद में ताप 40 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। तो ये नहीं ना कि इसको कम ताप देंगे तब तो नहीं ना 40 डिग्री सेल्सियस होगा। भाई जल नहीं ना दे रहा है इसको ताप, जल इससे ले रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका जो इनिशियल ताप होगा, यानी जो हम लोग ताप दिए हैं वो ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो उसको T मान लेते हैं, और वहीं पूछ भी रहा है और उसमें से माइनस कर दे रहे हैं क्या? 40 दिख रहा है उधर। चलिए ठीक ना, 40 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर दिख नहीं रहा होगा तो लिख दे रहे हैं इधर। देखिए m का मान कितना है? जल का 40 है, गुणे s का नहीं दिया है, और डेल्टा t कितना हुआ होगा? 40 माइनस 30। 30 से 40 हो रहा है तो डेल्टा t इतना हो गया, बराबर इसका दिया है 10, और गुणे 0.032 रखना है, और t कितना होगा? तो भाई जो प्रारंभ में ताप दिए होंगे t, वहीं पूछ भी रहा है कि भट्टी का ताप होगा। तो भट्टी कितना भाई? जितना प्लेटिनम को ताप दिया होगा भट्टी का ताप होगा ना, तो उसको मान लेते हैं t, और टी में से माइनस करेंगे किसको? जो बाद में हो जा रहा है कितना? 40 डिग्री सेल्सियस। यानी बाद में इसका मतलब जो भट्टी का ताप होगा वो प्लेटिनम का ताप होगा, फिर उसको जल में डाल रहे हैं तो इतना हो जा रहा है, तो डिफरेंस कितना होगा? तो T-4 का। इसी को पूछ रहा है। चलिए सबको कैलकुलेट करके टी का मान निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 10 चौके 40, 4 बार में कटा, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा? 10, और 10 में 4 से गुणा करेंगे तो 40 हो गया, बराबर इधर देखिए कितना हो जाएगा? 0.032 T-40। इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40 बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे ना तो 0.032 T माइनस, इसका गुणा करेंगे तो देखिए अब ये 0 है तो दशमलव यहाँ पे लेकर चला जाएगा। पहले गुणा कर लेते हैं। 4 तिया 12, अरे सॉरी 4 दूना 8, हासिल कुछ नहीं लगेगा, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, एक 0 बढ़ जाएगा। दशमलव कितने स्थान पर? 1 2 3 स्थान पर, 1 2 3 दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो बाद में दशमलव 0 लिखिए चाहे ना लिखिए, बात वही हुई। चलिए तो हो गया 1.28। टी का मान निकालना है, टी का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा? टी बराबर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये इधर आएगा तो प्लस में होगा, तो 40 प्लस 1.28, अब बट्टा में जो इसका है वो लगेगा ना 0.032। इतनी बात सबको समझ में आई है? ठीक है, क्योंकि भाई टी का निकालना तो इसको भेजेंगे इधर तो जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा, ये गुणा में है तो आके बट्टा में लग जाएगा ना। चलिए इसको सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ से इधर ला के सोल्यूशन कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन को उठा के इधर से ला के सोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ तक नोट करिएगा, फिर उसके बाद से यहाँ से नोट करिएगा। ठीक है, तब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 41.28, अब बट्टा में 0.032। देखिए नीचे 3 स्थान पे दशमलव है, ऊपर 2 स्थान पे दशमलव है, घटाएंगे तो अरे कटाएंगे दशमलव को तो ऊपर हो जाएगा इतना, 1 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि 1000 से गुणा करेंगे 1000 से ऊपर नीचे गए तो नीचे तो दशमलव खत्म हो जाएगा ना, लेकिन ऊपर 1 0 बचेगा, 2 स्थान तक करेगा 1 0 बचेगा तो वहीं लिख दिया गया है। ठीक ना,
तो 21 28 0 अब बटा में 32, इसी को आप कटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए डिवाइड करिए, 41,100 यही कितना 41,280 में भाग करिए 32 से। चलिए भाग करिए 41,280 बटा में कितना 32। चलिए भाग करिए, तो भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 1290, यानी जो भट्ठी का ताप होगा ना वो कितना होगा 1290 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जो प्लेटिनम को ताप मिलेगा ना शुरू में वो 1290 डिग्री सेल्सियस होगा, और जब इसको जल में डालेंगे तो उसका ताप, जो जल का ताप है 30 डिग्री सेल्सियस, वो बढ़ के कितना हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। तो जो भट्ठी का ताप होगा वो कितना होगा 1290 डिग्री सेल्सियस। इतना सबको समझ में आया? इसको नोट करिएगा और ऑप्शन की बात कर ले, 14 नंबर क्वेश्चन का, तो 1290, तो जो 14 है उसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 1290, ऑप्शन नंबर ए, यानी जो ये क्वेश्चन है 14 नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा 1290 डिग्री सेल्सियस। तो बात सबको समझ में आई? बस कैलोरीमिति का सिद्धांत आप लोग ध्यान रखिएगा। कब कैलोरीमिति का सिद्धांत लगाएंगे? जब दो वस्तुओं के बारे में तुलना कर देगा तब, एक उष्मा लेगा और एक उष्मा देगा। तो चलिए नोट करिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर करिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर ले। इससे क्या होगा कि आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और जब भी हम लोग यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेंगे, कैसी भी वीडियो नई जो भी यानी कुछ भी करेंगे तो उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।